औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास, होप सो ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज हम लोगों ने टॉपिक्स रीड करने हैं, वो पेज नंबर 316 पर हैं ब्लड वेसल्स। तो आज हमने पढ़ना है जो थर्ड कंपोनेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। हम लोग हार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, ब्लड पढ़ चुके हैं, हार्ट पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है ब्लड वेसल्स, जिनके अंदर ब्लड ने फ्लो करना है। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। सबसे पहले आप इनका स्ट्रक्चर समझ लें कि आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स काम किस तरीके से करती हैं। ये आपकी आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज सब डिवाइड होती है, मीन छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम आर्टरीयूल्स बोलते हैं। ये आर्टरीयूल्स मज़ीद फाइन हो जाती हैं, मीन्स छोटी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जो कि क्या बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं। फिर ये कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं और लार्ज वेन्स बना लेते हैं, जिनको हम वेन्यूल बोलते हैं। ये वेन्यूल्स फिर मैनी वेन्यूल्स आपस में इकट्ठी होते हैं तो लार्ज वेन्स बना लेते हैं। तो ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, और इन आर्टरीज जो हैं वो कैपिलरीज के ज़रिए ऑक्सीजन और फूड मटेरियल वगैरह जो है, आयंस वगैरह, साल्ट्स वगैरह जो हैं वो कैपिलरीज के ज़रिए हर सेल तक पहुंचा रही होती हैं। ये जो नेटवर्क है ये इतना ज़्यादा डेंस और इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आपके टिश्यू तो दूर, टिश्यू हत्ता के सेल, हर सिंगल सेल तक भी ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रहे होते हैं। फिर कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन्यूल्स बनाती हैं, यहाँ भी वॉल्स मौजूद होते हैं, और आर्टरीयूल्स के अंदर भी वॉल्स मौजूद हैं। आर्टरीयूल की जो वॉल्स हैं वो बैक फ्लो से बचाती हैं ब्लड को, और ब्लड आगे फ्लो करती हैं। यहाँ पे जो वॉल्स हैं, ये वेन्यूल्स के अंदर जो वॉल्स हैं, ये भी जब डीऑक्सीडेटेड ब्लड वेन्यूल्स के अंदर पहुँचता है, वेन्यूल से फिर वेन्स के अंदर जाता है, तो ये वॉल्व्स हैं फ़ौरन बंद हो जाते हैं ताकि डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वापस ना जाए। फिर वेन से जो ब्लड है आपका वो हार्ट की तरफ जाता है। यही वेन्स हैं वो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कैवा में बनती हैं, और इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि हार्ट के राइट आर्टरी के अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड को फेंकती हैं। वहाँ से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर पहुँचता है, और पल्मोनरी वेन के ज़रिए जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो वापस लेफ्ट आर्टरी के अंदर आता है, और वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर हार्ट से सप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक जनरल सा मैकेनिज्म है। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो आपकी बुक की डायग्राम्स ले लेते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आर्टरीज जो है वो सबसे आउटर लेयर है, वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई है। उसके बाद मिडल लेयर स्टार्ट हो जाती है। मिडल लेयर जो है वो स्मूथ और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है। स्मूथ और इलास्टिक मसल से मिलकर बनी होती है, ये दोनों मिडल लेयर कहलाते हैं। जो इनर लेयर है उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। एंडो का मतलब होता है इनर, थीलियम इन लेयर। जो इनर वाली लेयर है वो एंडोथीलियम में, और वो किस सेल से मिलकर बनी है, एंडोथीलियल सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, लेयर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब होता क्या है कि जब सर्कुलर मसल्स, स्मूथ मसल्स या इलास्टिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिकली इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम, या तो ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करके इनको कंट्रोल करेगा, या नर्वस सिस्टम आपका इसको कंट्रोल करेगा। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मसल्स बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि आपकी आर्टरीज जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, मीन्स ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से आर्टरीज के ऊपर मसल्स फैले हुए होते हैं, तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी आर्टरीज भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आर्टरीज जहाँ पर डायलेट थी तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, इसकी वजह से ब्लड का फ्लो कम हो गया। जब मसल्स रिलैक्स करते हैं तो आपकी आर्टरीज जो हैं वो भी डायलेट हो जाती है, वो भी फैल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं वैसोडाइलेशन। और फिर जब फैलती है तो इनके अंदर ब्लड ज़्यादा फ्लो करता है। ठीक है जी, और जब यही आर्टरीज जो सब डिवाइड हो जाती हैं तो कैपिलरीज बना देती हैं। अब हम इनकी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आर्टरीज की जो डिजीज़ है उसे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये डिजीज़ बेसिकली 2 डिजीज़ का मजमुआ है, 2 डिसऑर्डर का मजमुआ है। एक को हम बोलते हैं एथरोमा और एक को बोलते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथरोमा और आर्थ्रोस्क्लेरोसिस ये दोनों के दोनों मिलकर जो है वो एथरोस्क्लेरोसिस कहलाती हैं। एथर का मतलब पोरज और स्क्लेरोसिस मीन हार्डनिंग। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एथरोमा में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ज़्यादा हो जाता है, फैट्स और लिपिड ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके अंदर जो आपकी आर्टरीज है उसके अंदर प्लैक जम जाता है, मीन्स लोथड़ा जम जाता है लिपिड्स का, येलो कलर का। वो लोथड़ा जम जाता है जिसकी वजह से जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनकी लेयर जो है वो थिन हो जाती है और ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं होता। ठीक है जी, अब जैसे वो प्लैक जमता रहता है तो ये प्लैक क्या करता है, अपने साथ ब्लड को भी जमाना शुरू हो जाता है।
ठीक है। अब से जब ब्लड को भी जमाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज मजीद ब्लॉकेज हो जाता है। अब ये जो ब्लॉकेज को हम आर्टरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब ये जो ब्लॉकेज है ज़रूरी नहीं इस प्लेग की वजह से, ये विद द पैच जब हम एज बढ़ती है, जब हम एडवांस स्टेज में जाते हैं, मीन्स हम जब बूढ़े होते हैं, तब जो मिडल लेयर है जिसको हम लोग मसल, स्मूथ मसल जो इलास्टिक की बनी है, वो थिक होना शुरू हो जाती है। और जब वो थिक हो जाती है तो इसकी जो अंदर लाइनिंग है, थिक होने की वजह से क्या होता है, जब यहाँ पे देखें कि जब ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, जो इसके अंदर स्पेस है वो मज़ीद कम हो जाएगी, और स्पेस कम होने से ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। तो आर्टरोस्क्लेरोसिस और एथ्रोमा मिल के जो है वो एथ्रोस्क्लेरोसिस एक डिसऑर्डर है वो करते हैं। अब एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से जो आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि प्लेग जम गए हैं, हार्ड हो गई हैं, अब मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही उनके अंदर, और नैरो हो गई हैं, ठीक है। और इनकी वजह से जो ब्लड क्लोट बन गया उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। अगर ये ब्लड जो है वो इसकी जो क्लोट बना है वो वॉल्स के साथ अटैच रहता है, उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये थ्रोम्बस जो ब्लड का लोथरा है, ये अगर आप किसी हार्ट की आर्टरी के अंदर बन गया है या किसी ब्रेन की आर्टरी के अंदर, फिर तो बहुत ज़्यादा मोहल्ले की, फिर इंतहाई जो है फैटल कंडीशन है, और इसकी वजह से जो है ना वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज़ की। आर्टरीज़ के बाद हम पहुंचे थे कैपिलरीज़ के ऊपर। आर्टरीज़ के बाद अब बारी है कैपिलरीज़ की। यही आर्टरीज आर्टरील्स भी डिवाइड होते हैं, जो फाइन ब्रांचेस भी डिवाइड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज़, ठीक है जी। अब कैपिलरीज इतनी ज़्यादा फाइन होती है कि इनके अंदर वाटर भी होते हैं, डिजॉल्व मिनरल्स भी होते हैं। इनका काम क्या होता है कि हर सेल तक जाके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना। जो अनयूजफुल सब्सटेंस है उनको ले लेती है, और जो यूजफुल फूड है या ऑक्सीजन है उसको सेल्स के अंदर पहुँचा देती है, ठीक है। इतना ज़्यादा डेंस इसका सिस्टम है कि हर सेल तक फूड और ऑक्सीजन को पहुंचा रही होती है। लीवर के अंदर ये मज़ीद डायरेक्ट कांटेक्ट करती है सेल के साथ, क्योंकि लीवर को ज़्यादा जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, कैपिलरीज की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड आगे से आगे फ्लो होगा ना, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको हिस्टामिन एक हार्मोन है वो रिलीज़ करता है। हिस्टामिन हार्मोन जो है वो इसको क्लोज भी करता है और उसको डायलेट भी करता है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करेगी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है बेसिकली इसके सेल की शेप को चेंज होकर, हिस्टामिन हार्मोन क्या करता है, इसके सेल्स को अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो सेल की शेप को मजीद श्रिंक कर देगा, इस वजह से कैपिलरीज का जो डायमीटर है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और उसने डायलेट करवाना है तो सेल की शेप को मुझे डायलेट कर दें, जिसकी वजह से डायमीटर बढ़ जाएगा और हमारा ब्लड फ्लो भी ज़्यादा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो ज़्यादा होगा। अगर हम एक्सचेंजिंग की बात करें तो एक्सचेंजिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, डिफ्यूजन भी होती है, ये आप मैकेनिज्म बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली होता है इसमें क्या है कि जो आपको लाइनिंग नज़र आ रही है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस हैं, इस कैपिलरी की वॉल्स के अंदर ये स्पेसिस मौजूद होती हैं। सबसे पहले कैपिलरी से जो ऑक्सीजन और फूड है वो इन पोर्स के थ्रू इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के इंट्रा कहते हैं जो सेल्स के अंदर, जो कैपिलरी की वॉल्स के अंदर स्पेसिस है उनको हम इंट्रा सेलुलर स्पेसिस बोलते हैं। तो पहले जो ऑक्सीजन और फूड है वो इंटर सेलुलर स्पेसिस के अंदर जाती है, वहाँ से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, जो सेल्स और टिश्यूज़ के दरमियान वाला फ्लूइड होता है, ठीक है। ये कैपिलरीज है, ये आपके सेल जो दरमियान वाला फ्लूइड है वो क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो पहले जो ऑक्सीजन और फूड ब्लड कैपिलरी की वॉल्स के अंदर गया, वॉल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस है, वहाँ से होता हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आया, एक्स्ट्रा फ्लूइड से फिर ये आपके सेल्स के अंदर चला गया। सेम इस तरह अगर सेल से कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स आने हैं तो वो सेल से बाहर पहले इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएंगे, फिर वॉल के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है उनके अंदर जाएंगे और फिर वो कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक्सचेंजिंग होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है और डिफ्यूजन भी हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाती है वेन्स की। कैपिलरीज जब आपस में कंबाइन होती हैं तो एक नेटवर्क बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं वेन्यूल, और ये वेन्यूल कंबाइन होकर क्या बनाती है वेन्स। इन वेन्यूल्स के एंड पे जो है वो वॉल्व्स मौजूद होते हैं जो कि बैक फ्लो को बचाते हैं, ये हम बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व्स, ठीक है जी। तो वेन्स डिस्कस कर रही हैं। वेन्स के अंदर भी 3 लेयर्स हैं। अगर आप गौर से देखें फ़र्क कहाँ पे आता है कि इस 3 लेयर्स की जो इलास्टिक और स्मूथ जो मिडिल लेयर है, जो स्मूथ और इलास्टिक मसल से मिलकर बनी हुई, ये इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा थिन होती है। ज़रा आप गौर करें, इसकी निस्बत क्या है, थिन है। थिन होने की वजह से क्या होता है कि पतली होने की वजह से जो इसका जो ब्रॉडर है, जो सेंट्रल पार्ट है वो मज़ीद ब्रॉड हो जाता है, मज़ीद खुल जाता है। इनका थिक होने का मकसद ही क्या है कि इसका जो अंदर वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो मज़ीद खुल जाए। जितने कम टिश्यूज़ होंगे उतनी ये वॉल्स थिन होंगी और उतना जो अंदर वाला जो इसका जो खला है वो मज़ीद खुल जाएगा, क्योंकि इसने तेज़ी से और ज़्यादा क्वांटिटी से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना है, ताकि हार्ट से फिर लंग्स की तरफ जाए और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो सके, ठीक है जी। तो अब जो है अब वेन्स के अंदर ब्लड जा रहा है,
सेमिन्यूलर वॉल्व्स भी हैं। तो अब जो बैक फ्लो से बचाती हैं, वेन्यूल जब कंबाइन होते हैं तो वेन्स बना देती हैं। ये वेन्स आगे फिर हमने पढ़ा है कि जिनके अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, वेन्यूल से वेन्स में और डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है, और ये जो है फिर डीऑक्सीडेटेड ब्लड आके सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा में जाता है, वहाँ पर राइट आर्टरम के अंदर जाता है, राइट आर्टरम से वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, लंग्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड को ऑक्सीडेटेड में कन्वर्ट करता है, और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरम से भी एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज के जरिए सप्लाई हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि जितनी भी स्मॉल प्रोटीन्स हैं, स्मॉल साइज जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो इजीली पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं जो इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, वो इन कैपिलरी से पास नहीं हो सकते। यही वजह है कि वो ब्लड के अंदर ही रहते हैं, वो फिर ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है वो इसके अंदर नहीं जाते। तो ये एक बेनिफिट है कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं, ब्लड और प्लेटलेट्स हैं, वो हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही रहते हैं। लेकिन कुछ वाइट ब्लड सेल्स हैं जो स्क्वीज हो के, जो हाई प्रेशर होने की वजह से जो है ना वो इनमें प्रेशर कम होता है आर्टरीज के अंदर, ठीक है, कम होता है ब्लड प्रेशर ऐसे कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल जो थोड़े बहुत हैं वो एक्सेसुलर फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं और फिर वो जो इन्फेक्शन वगैरह को जम्स हैं उनको किल कर देते होते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, डिफाइन है, इज़ द मीडियम, ये वो मीडियम है जिसके विच इज़ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड नियर बाय सेल्स अकर, कि ये वो हमारे पास मीडियम है जिसके ज़रिए ब्लड से और सेल के दरमियान जो है, ब्लड और सेल के दरमियान मटेरियल्स की एक्सचेंज होनी होती है। ये आपने टेबल भी खुद ही करना है, बहुत आसान है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है।